अकबर, बीरबल और गांव के स्कूल का रिश्वतखोर मास्टर। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में सुबह का समय था। सूरज की किरणें संगमरमर के खंभों से टकराकर सुनहरी रोशनी फैला रही थी। दरबार के बीचों बीच सम्राट अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी मौजूद थे। कोई कविताएं सुना रहा था, कोई नीति की बातें कर रहा था और कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा था। लेकिन उस दिन सम्राट के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। बीरबल, जो सम्राट के सबसे बुद्धिमान और प्रिय मंत्री थे, ने तुरंत ये बात भांप ली। उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, महाराज, आज आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, कुछ दिनों से हमारे साम्राज्य के गांवों से अजीब शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कुछ गांवों के स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय रिश्वत लेते हैं, गरीब बच्चों को ताने मारते हैं और अमीरों के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो सोचा था कि हमारे राज में सब समान होंगे, पर लगता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है। बीरबल ने सिर झुकाकर गंभीरता से सुना। महाराज, उन्होंने कहा, यह विषय सचमुच चिंता का है। शिक्षा का मंदिर यदि गंदा हो जाए तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? परंतु केवल शिकायतों से सत्य का पता नहीं चलता। हमें स्वयं जाकर देखना होगा कि मामला क्या है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि हम वहां जाएं? बीरबल मुस्कुराए, जी नहीं महाराज, आप तो सम्राट हैं। यदि आप वहां गए तो पूरा गांव सावधान हो जाएगा। मैं सुझाव दूंगा कि मैं और आप किसी आम ग्रामीण के रूप में जाएं, भेष बदलकर। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह हम दोनों साधारण किसानों के वेश में निकलेंगे। देखते हैं कि हमारे गांव के स्कूलों में क्या हो रहा है। अगली सुबह अकबर और बीरबल ने साधारण धोती कुर्ता पहन लिया, सिर पर गमछा बांधा, पैरों में चप्पलें डाली और एक बैलगाड़ी में सवार होकर फतेहपुर सीकरी से दूर एक गांव की ओर चल पड़े। उस गांव का नाम था रामपुर। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यदि सच में ऐसा निकला कि शिक्षक रिश्वत लेते हैं तो हम क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पहले सच्चाई जान लीजिए, फिर न्याय का निर्णय आपका होगा। लेकिन याद रखिए, कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। कई घंटे की यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और बच्चे खेलते दिखे। पर गांव के एक कोने में बने छोटे से स्कूल के बाहर कुछ बच्चे उदास बैठे थे। अकबर ने जाकर पूछा, अरे बेटा, तुम लोग स्कूल में क्यों नहीं जा रहे? एक दुबला पतला लड़का बोला, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि जिनके पिता फीस और गुरुदक्षिणा नहीं देंगे वे स्कूल के अंदर नहीं बैठ सकते। बीरबल ने चौंक कर पूछा, गुरुदक्षिणा वो क्या है? दूसरा बच्चा बोला, वो कहते हैं कि अच्छे बच्चे बनने के लिए थोड़ा तोहफा देना पड़ता है। जो अमीर घर के बच्चे देते हैं उन्हें ही मास्टर जी आगे बैठाते हैं, बाकी को बाहर खड़ा रखते हैं। अकबर का चेहरा तमतमा गया, पर बीरबल ने उन्हें इशारे से शांत किया। महाराज, अभी हमें बस देखना और समझना है। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, पर अंदर दीवारों पर अच्छे अच्छे नारे लिखे थे। शिक्षा सबका अधिकार है, गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है। अंदर बैठा एक मोटा आदमी, जिसका नाम था मास्टर रघुनाथ प्रसाद, बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन उसकी नजर बार बार कमरे के एक कोने में रखे बक्से पर जा रही थी, जिसमें कुछ सिक्के रखे थे। बीच बीच में वह किसी बच्चे को डांट देता, ओए, हाथ सीधा रख, तू वही है ना जिसका बाप ने अब तक फीस नहीं दी? बेचारा बच्चा सिर झुकाकर बैठ जाता। तभी अकबर और बीरबल अंदर गए और बोले, नमस्ते मास्टर जी, हम बाहर के गांव से आए हैं। सुना था कि यहां शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है, सोचा अपने भतीजे को भी यहां पढ़ा दे। मास्टर जी तुरंत मुस्कुराए, अरे आइए आइए, हमारे स्कूल में सबका स्वागत है। बस
थोड़ी फीस और गुरुदक्षिणा की व्यवस्था होनी चाहिए। बीरबल ने भोलेपन से पूछा, गुरुदक्षिणा, वो क्या होती है? मास्टर जी ने खांसते हुए कहा, अरे भैया, वो तो बस एक छोटी सी भेंट है गुरु के प्रति आदर की। कुछ पैसे या अनाज दे दे। जो दे सकता है वही आगे बढ़ता है। बाकी बच्चे तो बस भीड़ बढ़ाने के काम आते हैं। अकबर ने क्रोध दबाते हुए कहा, अगर कोई गरीब आदमी न दे सके तो? मास्टर जी हंसते हुए बोले, तो फिर उनका बच्चा गरीब ही रहेगा। हर कोई राजा थोड़ी न बन सकता है। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी गरीब का बेटा भी राजा बन जाता है मास्टर जी। मास्टर जी ने व्यंग्य से कहा, वो तो कहने की बात है जनाब। बीरबल ने निर्णय लिया कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें कुछ दिन इस गांव में रहना होगा। उन्होंने वही पास में रहने की व्यवस्था कर ली। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने देखा कि मास्टर जी कैसे अमीर बच्चों को आगे बैठाते, उनके लिए अलग खाना बनवाते और गरीब बच्चों को स्कूल की सफाई करवाते। एक दिन उन्होंने देखा कि मास्टर जी हर शाम किसी आदमी से पैसे लेकर चुपचाप एक काले बक्से में रख देते। किसी को पता नहीं था कि वो पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। बीरबल ने सोचा, ये साधारण रिश्वतखोरी नहीं, इसमें कुछ और रहस्य है। गांव में ही एक बुजुर्ग रहते थे, चौधरी हरिराम। उन्होंने बीरबल को धीरे से कहा, बाबा, मास्टर जी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले साल से कुछ बदल गए हैं। कहते हैं कि किसी लाला जी के कहने पर वो ऐसा करते हैं। शायद गांव की जमीन या स्कूल के दान का कोई मामला हो। बीरबल ने ये सुनकर कहा, कौन है ये लाला जी? चौधरी हरिराम बोले, वो गांव के बनिए हैं लाला मदनलाल। सुना है वो गांव की पुरानी स्कूल की जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। शायद उसी के लिए मास्टर जी उनकी मदद कर रहे हैं। अब बीरबल को शक और गहरा हो गया। एक रात बीरबल और अकबर ने स्कूल के पास छिपकर निगरानी रखी। आधी रात को मास्टर जी स्कूल पहुंचे और एक दीपक जलाया। फिर उन्होंने दीवार के पीछे बने एक पुराने कमरे का ताला खोला। अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई, रघुनाथ, काम ठीक से चल रहा है ना? वो आवाज लाला मदनलाल की थी। मास्टर जी बोले, हाँ लाला जी, बच्चों से तो जो मिलना है मिल ही जाता है, पर असली बात यह है कि अब पंचायत के लोग स्कूल की जमीन के कागजों पर साइन करने को तैयार नहीं है। लाला जी बोले, चिंता मत कर, 1-2 महीने में सब कागज मेरे नाम हो जाएंगे। बस तू रिश्वत लेकर स्कूल की हालत ऐसी कर दे कि लोग उसे बंद करने की मांग करें। यह सुनकर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, महाराज, ये केवल रिश्वतखोरी नहीं, साजिश है। ये दोनों स्कूल की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि असली चेहरा सबके सामने आए। अगले दिन सुबह गांव में सभा बुलाई गई। गांव वाले हैरान थे कि 2 साधारण यात्री यानी अकबर और बीरबल इतनी बड़ी सभा क्यों बुला रहे हैं। बीच में बीरबल खड़े हुए और बोले, भाइयों बहनों, आज हम आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। इस स्कूल के मास्टर जी, जो खुद को बच्चों का गुरु कहते हैं, उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। उन्होंने बच्चों से रिश्वत ली, गरीबों का मजाक उड़ाया, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि स्कूल की जमीन किसी लालची बनिए के नाम हो सके। भीड़ में शोर मच गया। मास्टर जी तिलमिलाकर बोले, झूठ, ये सब झूठ है। तभी बीरबल ने इशारा किया। पीछे से कुछ बच्चे आगे आए, जिनके हाथ में वही बक्सा था। उन्होंने कहा, ये वही बक्सा है जिसमें मास्टर जी हर दिन पैसे रखते थे। कल रात हमने देखा कि लाला जी वही आए थे। बीरबल ने बक्सा खोलकर सबके सामने रखा। अंदर से दर्जनों सिक्के और एक कागज मिला। उस पर लिखा था, विद्यालय भूमि हस्तांतरण लाला मदनलाल के नाम। अब सबकी निगाहें मास्टर जी पर थी। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। अकबर ने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया बीरबल, सच्चाई सामने आ चुकी है। फिर उन्होंने सिर से गमछा हटाया। गांव वाले चौंक उठे। ये तो हमारे सम्राट अकबर हैं। सभी लोग दंडवत होकर झुक गए।
अकबर ने गहरी आवाज में कहा, शिक्षक वो दीपक होता है जो अंधकार मिटाता है, पर जब वही दीपक जलने से इनकार कर दे तो अंधेरा फैलता है। आज से रघुनाथ प्रसाद को उसके पद से हटाया जाता है। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, उसकी सजा जनता तय करेगी, क्योंकि ये अपराध केवल मेरे राज्य का नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का भी है। गांव वाले कुछ सोचने लगे। कुछ लोग बोले, महाराज, उसे सजा मिले पर सुधरने का मौका भी। अकबर ने कहा, ठीक है, उसे गांव की सफाई और बच्चों की शिक्षा शुल्क करनी होगी। जब तक वो अपने कर्मों से खुद को साबित नहीं करता, तब तक उसे दरबार में माफी नहीं मिलेगी। मास्टर जी रो पड़े, महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं सुधार करूंगा। सभा समाप्त हुई। गांव में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। स्कूल की मरम्मत शुरू हो गई। बीरबल ने गांव वालों को सलाह दी कि शिक्षा को केवल इमारत नहीं, भावना माने। पर उसी रात, जब सब सो गए, कोई व्यक्ति धीरे से स्कूल के उसी पुराने कमरे में दाखिल हुआ। उसने दीवार के पीछे से एक दूसरा बक्सा निकाला, जिसमें कुछ और कागज और सोने के सिक्के रखे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, लाला मदन लाल था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अकबर और बीरबल ने मेरा एक खेल बिगाड़ा है, पर असली चाल तो अब शुरू होगी। वो अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल दूर से ये सब देख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, महाराज, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली साजिश तो अब शुरू होगी। अकबर ने आसमान की ओर देखा और बोले, तो फिर बीरबल, अगली बार हमें और गहराई में उतरना होगा। और इस तरह गांव के स्कूल का रिश्वतखोर मास्टर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत करती है। गांव रामपुर की वो घटना बीते कुछ ही हफ्ते हुए थे। स्कूल का रिश्वतखोर मास्टर रघुनाथ प्रसाद अब बदल चुका था। वो अब सच में बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले भी खुश थे कि सम्राट अकबर और बीरबल ने उनके बच्चों का भविष्य बचा लिया। रात के सन्नाटे में जो परछाई स्कूल के पुराने कमरे में दाखिल हुई थी, वो लाला मदन लाल की थी। वही बनिया जो शुरू से स्कूल की जमीन पर नजर गड़ाए हुए था, और अब उसने नई चाल चलने की ठान ली थी। रामपुर गांव की सीमा के बाहर एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी हुई हवेली थी। वहीं पर लाला मदन लाल अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने कागजों का एक ढेर था, और दिए की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लाला ने धीरे से कहा, रघुनाथ को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अब इस गांव का स्कूल मेरे हाथ में आएगा, पर ऐसे कि किसी को शक भी न हो। उसके एक आदमी ने पूछा, पर लाला जी, वो अकबर और बीरबल तो बड़े चालाक हैं। अगर वे फिर से यहां आ गए तो? लाला हंस पड़ा। वो लोग सोचते हैं कि मामला खत्म हो गया। बीरबल अब अपने दरबार में होगा और अकबर अपने महल में, पर अब मैदान मेरा है। इस बार मैं गांव वालों को ही अपने पक्ष में कर दूंगा। उसने एक पुराना नक्शा निकाला और बोला, यहां स्कूल की जमीन है। इसके ठीक पीछे एक पुराना तालाब है। मैं कहूंगा कि सरकार उस तालाब को भरकर नई खेती के लिए जमीन देना चाहती है, पर असल में वो जमीन स्कूल की है। जब तालाब भरेगा तो स्कूल की दीवार गिर जाएगी। फिर कोई बोलेगा कि स्कूल असुरक्षित है और उसे दूसरी जगह ले जाना चाहिए। और जब स्कूल दूसरी जगह जाएगा, तब पुरानी जमीन मेरी होगी। सभी आदमी उसकी चाल सुनकर मुस्कुराने लगे। साजिश का बीज बोया जा चुका था। फतेहपुर सीकरी में कुछ दिनों बाद दरबार लगा। अकबर अपने सिंहासन पर थे और बीरबल पास में खड़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर बीरबल के मन में एक बेचैनी थी। अकबर ने देखा कि बीरबल बार बार सोच में डूब जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल, आज तुम कुछ चुप से लग रहे हो, क्या बात है? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, उस रामपुर गांव की घटना को हुए हफ्ते बीत गए हैं, पर मेरा मन कहता है कि वहां कुछ और चल रहा है। रात जिस तरह लाला मदनलाल गायब हुआ था और जिस रहस्यमय बक्से की बात
हमने देखी। वो किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, महाराज। मुझे लगता है कि कोई नई योजना चल रही है, और अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो वही लोग फिर से बच्चों का हक छीन लेंगे। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, फिर वही करेंगे जो पहले किया था। इस बार मैं नहीं, तुम अकेले वहां जाओ। पर इस बार साधारण किसान नहीं, बल्कि किसी और रूप में। बीरबल मुस्कुराए। जैसा आपका आदेश, महाराज। कुछ दिनों बाद रामपुर गांव में एक नया व्यक्ति पहुंचा। उसने सफेद पगड़ी बांध रखी थी, हाथ में एक बही खाता था और मुंह पर मीठी मुस्कान। वो खुद को राजकीय शिक्षा विभाग का निरीक्षक बता रहा था। गांव वाले उसे आदर से साहब कहकर बुलाने लगे, पर असल में वो बीरबल ही थे, जो सच्चाई का पता लगाने आए थे। गांव वालों ने बताया कि अब स्कूल ठीक चल रहा है। मास्टर रघुनाथ बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से स्कूल के पीछे के तालाब को भरने का काम शुरू हुआ है। बीरबल ने पूछा, क्यों? तालाब तो गांव वालों के पानी का एकमात्र स्रोत है ना? एक किसान बोला, हाँ साहब, पर लाला मदनलाल कह रहा है कि सरकार ने इसे खेती के लिए भरा जा रहा है। वो तो बड़े नेक आदमी हैं, गरीबों को नई जमीन दे रहे हैं। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। रात के दूसरे पहर, जब सब सो गए थे, बीरबल ने स्कूल के पीछे जाकर देखा। वहां कुछ मजदूर मिट्टी डाल रहे थे। लाला मदनलाल खड़ा होकर उन पर नजर रख रहा था। बीरबल ने पास जाकर देखा कि मिट्टी में कुछ अजीब चीजें दबाई जा रही थी। पुराने कागज, सील लगे दस्तावेज और कुछ तख्तियां। वो सब जल्दी जल्दी मिट्टी में गाड़ दिए गए। लाला ने अपने आदमी से कहा, इन कागजों में सब लिखा है कि तालाब सरकार की जमीन है। कल पंचायत में यही दिखाए जाएंगे। जो बोलेगा कि स्कूल की जमीन है, उसे मैं झूठा साबित कर दूंगा। बीरबल ने मन में सोचा, अब मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। लाला मदनलाल अपने आदमियों के साथ पहुंचा। सामने गांव के बुजुर्ग, मास्टर रघुनाथ और वही निरीक्षक साहब यानी बीरबल बैठे थे। लाला ने कागज पेश किया और कहा, ये देखिए, सरकार के आदेश है कि तालाब की जगह अब नई खेती बनेगी। इससे गांव वालों को फायदा होगा। बीरबल ने कागज देखा। उस पर सरकारी मुहर जैसी मुहर थी, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि वह नकली थी। उन्होंने शांति से कहा, लाला जी, क्या आप बता सकते हैं कि यह आदेश कहां से मिला? लाला थोड़ा घबरा गया। वो मुझे तहसील के बाबूजी ने दिए थे। बाबूजी का नाम? वो याद नहीं। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। तभी बीरबल ने कहा, लाला जी, कल रात आप तालाब के पास क्या कर रहे थे? लाला का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मैंने खुद देखा कि आप वहां मिट्टी में कुछ दबा रहे थे। गांव वाले चौंक गए। लाला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबल ने मजदूरों को बुलाया। उन्होंने मिट्टी खोदी और वही कागज निकले जो लाला ने रात में दबाए थे। अब सबके सामने सच्चाई थी। कागज असली नहीं थे, उन पर झूठी मुहरें लगी थी। गांव में हल्ला मच गया। लाला मदनलाल झूठा है, वो हमारी जमीन हड़पना चाहता है। लाला को अब लगा कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसने आखिरी चाल चली। वो जोर से बोला, ये सब झूठ है, ये निरीक्षक ही झूठा है। ये तो कोई पराया आदमी है जो गांव वालों को भड़का रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में मैं पराया हूं? फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी। गांव वाले दंग रह गए। अरे, ये तो बीरबल है, सम्राट के मंत्री। अब लाला के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसके आदमियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल ने शांति से कहा, लाला मदनलाल, झूठ की उम्र छोटी होती है। तुमने लालच में आकर शिक्षा के मंदिर को
मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, सच चाहे जितना देर से आए, आता जरूर है। लाला को पकड़कर गांव के चौकीदारों के हवाले कर दिया गया। गांव में खुशी थी कि न्याय हो गया। मास्टर रघुनाथ फिर से बच्चों को पढ़ाने लगे। तालाब की सफाई भी शुरू हुई। पर उसी रात बीरबल ने कुछ अजीब देखा। वो स्कूल के पीछे वाले कमरे में गए तो दीवार पर किसी ने नया निशान बना रखा था। वो 3 रेखाओं जैसा था, जिसके नीचे लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने दीपक की रोशनी में देखा। वो लाला के हाथ की लिखावट नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा, तो क्या इसके पीछे कोई और है? उन्होंने अगले दिन अकबर को संदेश भेजा, महाराज, मैंने लाला मदनलाल को पकड़ लिया है, लेकिन असली सूत्रधार कोई और है। कुछ दिनों बाद बीरबल फतेहपुर सीकरी लौटे। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा काम किया बीरबल, लेकिन तुम्हारे संदेश में जो लिखा था, असली सूत्रधार कोई और है, उसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे संदेह है कि लाला किसी बड़े आदमी के इशारे पर काम कर रहा था, क्योंकि जो नकली मुहरें और कागज मिले, वे किसी साधारण व्यापारी के बस की बात नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ इसमें है जो प्रशासन के अंदर बैठा है। अकबर ने कहा, तो फिर हमें असली गुनहगार को भी पकड़ना होगा। बीरबल बोले, इसके लिए हमें वापस उसी गांव जाना होगा, लेकिन इस बार छिपकर नहीं, खुले तौर पर। अकबर और बीरबल फिर से रामपुर पहुंचे। गांव वाले स्वागत के लिए एकत्र हुए। अकबर ने कहा, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जो इन कागजों की मुहरें बनाता है। एक छोटा लड़का बोला, महाराज, वो तो तहसील के बाबू शंकरलाल है। लाला जी उन्हीं से मिलने जाया करते थे। अकबर और बीरबल उसी दिन तहसील पहुंचे। वहां शंकरलाल नामक व्यक्ति घबराया हुआ बैठा था। बीरबल ने कहा, सच बोलो, क्या लाला मदनलाल ने तुम्हें पैसे देकर मोहरें बनवाई? शंकरलाल कांपते हुए बोला, जी हां महाराज, पर मैंने मजबूरी में किया। मुझे भी धमकी दी गई थी। धमकी किसने दी? वो एक दरबारी अधिकारी ने। नाम है मीर तकी। वो कहता था कि अगर मैंने मदद नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब बीरबल समझ गए कि खेल कितना बड़ा है। ये सिर्फ गांव की साजिश नहीं थी, बल्कि दरबार तक फैला भ्रष्टाचार था। अकबर ने निर्णय लिया कि मीर तकी को दरबार में बुलाया जाए। लेकिन जब संदेशवाहक पहुंचा तो खबर आई, मीर तकी दरबार से गायब है। उसका घर खाली मिला और उसके कमरे से वही नकली मोहरें और सरकारी कागज मिले। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है हम किसी बहुत गहरे षड्यंत्र के सामने हैं। मीर तकी कोई साधारण अधिकारी नहीं था। वो हमारे प्रशासन में ऊंचे पद पर था। अगर उसने ये सब किया है तो हो सकता है कि और भी कई गांव उसकी साजिश का शिकार बन चुके हों। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे अनुमति दे कि मैं उन गांवों की जांच करूं। सच चाहे जहां छिपा हो, उसे उजागर करना ही हमारा धर्म है। अकबर ने सिर हिलाया, जाओ बीरबल, और याद रखो, इस खेल के पीछे कोई बहुत चालाक दिमाग है। सावधान रहना। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा आदेश महाराज। और उसी रात बीरबल अकेले एक नई यात्रा पर निकल पड़े, जहां उनका सामना होने वाला था उस व्यक्ति से जो अब तक परछाइयों में छिपा था। बीरबल ने तब से जो निश्चय किया था, वो सिर्फ सतही जांच तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया था कि जिस साजिश की शुरुआत रामपुर में दिखी थी, उसकी जड़ें कहीं और गहरी थी। मीर तकी के घर से मिली नकली मुहरें, तहसील वाले बाबू का दबाव और लाला मदनलाल की चाल, ये सब एक सामूहिक नेटवर्क की झलक दे रहे थे। बीरबल ने अपनी कर्म भूमि पर चलते हुए पहले उन गांवों की सूची बनाई जो तहसील के आसपास थी। उसने तय किया कि वो पैदल ही जा रहा है, बिना किसी दरबारी अंगरक्षक के, ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसने अपने साथ कुछ अनिवार्य दस्तावेज और एक छोटी तख्ती ली और सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार ऐसे चिन्ह मिले जो पहले देखने पर मामूली लगे,
पर जो उसकी बुद्धि से ओझल नहीं हुए। किसी गांव के बाहर लगे खाते के पत्तों पर वही 3 रेखाएं खिंची हुई थी, जो स्कूल के कमरे की दीवार पर मिली थी। किसी पुराने कुएं के किनारे किसी ने वही संकेत पत्थर पर उकेरा था। यह सब संयोग नहीं लग रहा था। बीरबल ने गांव दर गांव जाकर जाना कि मीर तकी का नाम दूर दूर तक फुसफुसाया जाता है। लोग डर से खुलकर बात नहीं करते थे, पर अंतरंग बातचीत में पता चला कि कुछ साल पहले एक तेज तर्रार अधिकारी तहसील में आया था, जिसकी चाल चलन में स्वाभाविक से अधिक दखल और दबंगई थी। उसने कई सरकारी नक्शों में तरफदारी करवाई, पुराने दस्तावेजों को खोले बिना बदलवा दिया, और जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें धमकाया गया। एक बूढ़े सरपंच ने बीरबल से कहा, जब मीर तकी आया तो उसने कई बार गांव के दस्तावेज छापकर अपनी मोहर लगा दी। हमने आवाज उठाई, पर कौन सुनता? उसकी छाप बड़ी थी। बीच बीच में बीरबल को याद आता कि अकबर ने उन्हें सतर्क रहने को कहा था। कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल था, पर बीरबल अब और पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने सोचा, अगर यह मामला बड़े पैमाने पर है तो उसे सार्वजनिक करना ही होगा। पर किस तरह? सीधे दरबार में जाने पर उसे रोक दिया जा सकता था और मीर तकी दूर भाग सकता था। बीरबल ने दूर के एक गांव में ठहरने का निश्चय किया, जहां पुराने समय के एक नेता रहते थे, ठाकुर बलदेव। ठाकुर बलदेव को उस इलाके की हर फाइल और हर रिकॉर्ड की जानकारी थी। बीरबल ने अपनी पहचान छिपाकर उनसे मिलना चाहा। ठेठ बतखी और कुछ कप चाय के बाद ठाकुर ने धीरे से कहा, मीर तकी का खेल बड़ा है। उसने कई बार सरकारी भूमि के कागज बदलवाए हैं, लेकिन असल में उसकी पकड़ अधिक लोगों पर है। उन्होंने कुछ युवाओं को नौकरी देने के बहाने गुलाम बना लिया है। जिन लोगों ने विरोध किया उनके दस्तावेज गायब कर दिए गए। बीरबल का मन कड़क उठा। उसने पूछा, ठाकुर जी, क्या आपके पास कोई लिखित सबूत है? ठाकुर बलदेव ने कहा, सबूत तो छुपाकर कहीं रखे गए हैं, एक पुराने मंदिर के तख्ते के नीचे, पर उसे निकालना खतरनाक है क्योंकि उस पर किसी ने निगाह रखी हुई है। बीरबल ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने कहा, ठीक है, हम मिलकर देखेंगे। रात के समय बीरबल और ठाकुर बलदेव मंदिर पहुंचे। मंदिर के नीची हुई सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी खोदकर वे एक छोटी लकड़ी की पेटी निकाले। पेटी का ताला जंग खा चुका था। पेटी के अंदर कुछ कागज, एक मुहर और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में कई नाम और तारीखें दर्ज थी। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में दर्ज था कि मीर तकी ने किन किन दिनों में किस सरकारी फाइल में फेरबदल करवाई, किस किस गांव की जमीन किसके नाम करवाई गई। कई नाम ऐसे थे जो छुट्टी वाले पदों पर बैठे छोटे बाबुओं के नहीं, बल्कि उन लोगों के थे जो स्थानीय प्रशासन के ऊंचे पदों पर थे। ये जानकर बीरबल का दिल धड़क उठा। ये साजिश सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं थी। ये एक नेटवर्क था जो कई गांवों से जुड़ा हुआ था और जिसका केंद्र कुछ ऊंचे पदों पर बैठा था। बीच बीच में डायरी में 3 रेखाओं जैसा निशान बनाया गया था। वे वही रेखाएं थी जो स्कूल की दीवार और तालाब के किनारे दिखी थी। ये निशान किसी गुप्त संकेत जैसा लग रहा था, शायद उस संगठन की पहचान। बीरबल ने डायरी और कागज सुरक्षित कर लिया और ठाकुर बलदेव से कहा, ठाकुर, इसको छिपाना पड़ेगा और हमें दुनिया को सच बताने का ठोस तरीका सोचना होगा। ठाकुर ने कहा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है? बीरबल बोला, मैं अकबर को बताकर उनका सहयोग लूंगा, पर अब मुझे चाहिए कुछ लोग जो सच बोलने के लिए तैयार हों। कई दिन बीत गए। बीरबल ने अकबर को सारी जानकारी भेज दी थी। सम्राट ने सख्त रूख अपनाया और कहा कि किसी भी प्रकार की साजिश से साम्राज्य के लोग बखा नहीं होंगे। पर मीर तकी का खेल बड़ा था और उसने पहले ही कई लोगों को जोड़ रखा था। अकबर ने बीरबल को संकेत दिया कि वह कुछ भरोसेमंद दरबारियों को बताकर आगे की योजना बनाए। पर बीरबल चाहता था कि इस बार खुलकर और सही तरीके से काम हो, ताकि जो लोग वास्तविक अपराधी थे वे सबके सामने आए।
बीरबल ने गांवों में भ्रष्टाचार के शिकार लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो उन्हें समझाता, सहारा देता और एक एक कर उनके खोए हुए दस्तावेज जुटाने का काम करता। ऐसे कई लोग थे जिनके पास आधे अधूरे कागज थे। कुछ पर मुहरों की जगह खाली रहती, कुछ पर संशोधन कर दिए गए थे। हर कागज की सत्यता की जांच करना आसान नहीं था, पर बीरबल ने हर साक्ष्य को जोड़कर एक मजबूत तस्वीर बनाई। इसी दौरान उसे एक अजीब बात पता चली। कई जगहों पर वही पुराना नक्शा दिखता था, जिस पर कुछ चिन्ह बने थे। उन चिन्हों में से एक स्थान बार बार सामने आया, एक छोटा कस्बा हनुमानपुर। हनुमानपुर तहसील से थोड़ा दूर था और वहां के लोगों का कहना था कि कुछ समय से वहां का तहसील कार्यालय अजीब तरह से चुप था। बीरबल तय करता है कि हनुमानपुर की जांच पूरी तरह से आवश्यक है। वो वहां पहुंचा और पाया कि तहसील का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे में दस्तावेजों के पुराने रजिस्टर रखे होते थे। उसने चुपके से देखा कि उस कमरे में हमेशा एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। वो वही बाबू था जो तहसील के रोजमर्रा के काम करता था, लेकिन किसी ने उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात बीरबल ने तहसील की खिड़की से देखा कि वही बूढ़ा बाबू एक छोटी सी ट्रे से दस्तावेज बाहर निकालकर किसी नकाबपोश आदमी को दे रहा है। बीरबल ने फुर्ती से ठहर कर देखा। नकाबपोश का हाथ पर वही 3 रेखाएं बनी थी जो डायरी में थी। बीरबल को विश्वास हो गया, ये संगठन सिर्फ स्थानीय व्यापारी और तहसील बाबुओं के गठजोड़ से कहीं अधिक बड़ा और संगठित था। अगले दिन बीरबल ने तहसील में काम करने वाले कुछ भरोसेमंद लोगों से बात की। उसने धीरे धीरे बातों को जोड़ा और पाया कि मीर तकी का नेटवर्क तहसील के अंदर कुछ फाइलों के जरिए काम करता था। झूठे आदेश, नकली मुहरें और दबाव के जरिए लोग राजी कर लिए जाते थे। जिन लोगों ने न मानी, उनके खिलाफ झूठे मामले बना दिए जाते। बीरबल का हौसला बढ़ा और उसने हनुमानपुर से अगले कुछ दस्तावेज फतेहपुर लेकर भेजे। अकबर ने देखा तो उनकी आंखों में गंभीरता आई। ये मामला महज कुछ गांवों का नहीं था, ये शासन के भरोसे को हिला सकता था। अब दरबार में चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि इसे छिपाना चाहिए ताकि साम्राज्य की छवि न बिगड़े, पर बीरबल ने दृढ़ता से कहा, अगर हम अब चुप रहें तो कल और बड़े गिरोह सत्ता में घुस आएंगे। हमें सच्चाई सामने रखनी चाहिए, पर सही तरीके से। अकबर ने निर्णय लिया, एक सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, सब दस्तावेज आम किए जाएंगे और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पर बीरबल ने एक शर्त रखी, सुनवाई खुले मैदान में नहीं, बल्कि ऐसे स्थान पर होगी जहां जनता और दोषियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सुनवाई का दिन आया। रामपुर, हनुमानपुर और आसपास के गांवों के प्रतिनिधि वहां इकट्ठा हुए। सबके हाथ में कागज, सबकी आंखों में उम्मीद थी। मीर तकी और उसके सहयोगियों के नामों की सूची पढ़ी गई। कई बड़े नाम थे, कुछ तहसील के अधिकारी, कुछ व्यापारी और कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनके बारे में पहले किसी को अंदाजा न था। कई सरकारी फाइलों में मामूली संशोधन के रूप में छिपे हुए बड़े जोखिम थे। कुछ दस्तावेज तो इतने गोपनीय थे कि सुनकर लोगों की सांसें रुक गई। पर एक बात थी जो सुनवाई को असामान्य बनाती। मीर तकी स्वयं नदारद था। उसके कई सहयोगी पकड़े गए, पर असली सरदार गायब था। बीरबल का मानना था कि मीर तकी ने अपने कई सुरक्षाकर्ताओं और आर्थिक जीवन के जरिए खुद को इतनी अच्छी तरह से छुपा रखा था कि पकड़ना आसान नहीं था। सुनवाई के बीच अचानक एक युवक आया। उसकी आंखों में भय के साथ साथ एक नई उम्मीद थी। उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मैं कुछ बताना चाहता हूं। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, जिस पर कुछ और नाम और तारीखें दर्ज थी। वो कह रहा था, ये वही रजिस्टर है जो मुझसे मेरे पिता ने छिपा कर रखा था। वे कहते थे कि अगर कभी सच सामने आए तो इसे पब्लिक कर देना।
बीरबल ने रजिस्टर लिया और पढ़ना शुरू किया। रजिस्टर में कई बड़ी बातें थी, कई ऐसे दस्तावेजों के प्रमाण जो सीधे तौर पर मीर तकी को जोड़ते थे। पर एक बात और निकली। रजिस्टर में किसी ने संकेत दिया था कि एक और बड़ा शख्स है जो परछाई में बैठा हुआ है। उसकी परिचय पहली नजर में किसी आम आदमी जैसी थी, पर असल में वो दरबार के अंदरूनी कामकाज से जुड़ा हुआ था। रजिस्टर में उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, पर वो शब्द अस्पष्ट था और किसी सामान्य अर्थ में नहीं आता था। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो शब्द 3 रेखाओं जैसा ही प्रतीत हुआ। वो चिन्ह, वही संकेत जो पहले भी जगह जगह दिखा था। सब देखते ही रह गए। उस चिन्ह की अर्थव्यवस्था का जाल बड़ा था। सुनवाई में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को देखते रहे। किसी से किसी ने उम्मीद जताई कि अब आखिरकार असली मुखिया पकड़ लिया जाएगा। पर मीर तकी अभी भी गायब था, और जो चिन्ह मिला था वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दे रहा था। वो किसी बड़े नेटवर्क का प्रतीक ही प्रतीत होता था। सुनवाई के बाद बीरबल और अकबर दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने बड़ा काम किया है। कई दोषियों को पकड़ा गया, कई दस्तावेजों की सत्यता बनी और अनेक गांवों को न्याय मिला। पर साथ ही उनके मन में एक बेचैनी और बढ़ी कि जो परछाइयों में बैठा मास्टरमाइंड था वो अभी भी कहीं छिपा हुआ था। सुनवाई के बाद जब लोग लौटे तो जंगल के किनारे एक अकेला पत्र पड़ा मिला। पत्र पर कोई नाम नहीं था, पर उसमें लिखा था, आप सही रास्ते पर हैं, पर जो आप अब तक देख चुके हैं वो तो केवल सतह है। असली खेल अभी बाकी है। हमें रोकना है तो आगे के कदम सोच समझ कर उठाइए। जो परछाइयों में बैठा है। बीरबल ने पत्र पढ़ा और गहरी सांस ली। अकबर ने उस पत्र को हाथ में लिया और कहा, यह चुनौती है बीरबल, और मैं महसूस करता हूं कि यह चुनौती एक बड़ी साजिश तक ले जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कोई भी साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच आखिरकार उजागर ही होगा। पर हमें अब और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो परछाइयों में बैठा है वो समझदार है और हर कदम में उसे छुपने का रास्ता मिल जाता है। और इस तरह कहानी एक बार फिर खुली हुई राह पर छोड़ दी गई, जहां बीरबल और अकबर ने कई जीत हासिल की थी, पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। किसी गांव में बच्चे फिर से स्कूल आते रहे। मास्टर रघुनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से पढ़ाने लगा। बीरबल कई दिनों से बाहर थे, कई गांवों की यात्राएं कर चुके थे, कई सच सामने ला चुके थे। अब वे दरबार में लौटे थे, अपने साथ दर्जनों गवाहियां, दस्तावेज और कुछ ऐसे राज लेकर जो सुनकर कोई भी कांप उठे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने बीरबल को सामने बुलाया और कहा, बीरबल, अब तो तुम काफी कुछ जान चुके हो। बताओ, ये जो जाल तुमने खोजा है, इसका सिरा आखिर कहाँ जाकर खत्म होता है? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जहां जहां मैं गया वहां एक ही बात मिली। सब लोग किसी ऊपर के आदेश की बात करते हैं, पर ये ऊपर वाला कौन है कोई नहीं जानता। लोग बस इतना कहते हैं कि जो उससे टकराया वो गायब हो गया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे ही शासन में है जो अंदर से साजिश बुन रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया, हां महाराज, और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति केवल लालच या धन के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के लिए काम कर रहा है। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, अब हमें यह जाल काटना होगा, पर सावधानी से। अगर हमने गलती की तो बहुत से निर्दोष फंस सकते हैं। बीरबल बोले, महाराज, मैं अब एक योजना सोच चुका हूं। अगर अनुमति दें तो मैं खुद जाकर उस व्यक्ति को बाहर लाऊंगा, बिना नाम जाने भी। अकबर ने कहा, जाओ बीरबल, पर याद रखो, इस बार खेल खतरनाक होगा। तुम्हें अकेले चलना होगा और शायद वापस लौटना आसान न हो। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, जब तक सत्य छिपा है तब तक शांति अधूरी है। मैं जाऊंगा। बीरबल इस बार आम वेश में नहीं,
बल्कि एक व्यापारी के रूप में निकले। उन्होंने अपना नाम रखा शेख नसीरुद्दीन, जो दूर के प्रदेश से मसाले और कपड़े बेचने आया था। वो उन इलाकों में पहुंचे जहां मीर तकी और उसके लोगों का व्यापार चलता था, अनाज, मसाला और तेल का। एक कस्बे में उन्होंने एक दुकान खोली और वहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कुछ व्यापारी रात को गुप्त रूप से किसी हवेली में जाते हैं। लोग कहते थे कि वहां कोई बड़ा सौदा होता है, पर किसी ने कभी देखा नहीं। बीरबल ने एक रात खुद वहां जाने की ठानी। अंधेरे में जब सब सो गए, वो उसी हवेली की ओर बढ़े। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर 7-8 लोग बैठे थे। बीच में एक आदमी सफेद कपड़ों में था, चेहरा ढका हुआ, आवाज भारी। वो बोल रहा था, मीर तकी अब हमारे हाथ नहीं आया, लेकिन उसका काम हम पूरा करेंगे। राजधानी में कुछ लोग हमारे साथ ही हैं। थोड़े ही दिनों में पूरा प्रशासन हमारे इशारे पर चलने लगेगा। दूसरा आदमी बोला, पर अकबर और बीरबल तो हमारे रास्ते में हैं। बीरबल तो हर बार हमें पकड़ ही लेता है। मुख्य व्यक्ति ने कहा, बीरबल बुद्धिमान है, पर वो सोच भी नहीं सकता कि उसके आसपास के ही कुछ लोग हमारे आदमी हैं। बीरबल के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच उसके आसपास भी कोई गद्दार है? उन्होंने उस आदमी की आवाज ध्यान से सुनी। उसे पहले कहीं सुना था, पर याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई, सब चले गए। बीरबल चुपचाप लौट आए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल उसी कस्बे में रहे। उन्होंने देखा कि कुछ सरकारी कागज फिर से बदले जा रहे हैं। लोगों को झूठे वादों में फंसाया जा रहा है। सरकारी अनाज बांटा जाएगा, नई जमीन दी जाएगी, लेकिन असल में ये सब धोखा था। उन्होंने धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू किए, पर अब उनके मन में एक नया डर था। क्या सचमुच दरबार के अंदर कोई इस षड्यंत्र में शामिल है? फतेहपुर सीकरी से आए एक सिपाही ने उन्हें चिट्ठी दी। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, बीरबल लौट आओ, दरबार में कुछ गड़बड़ है। बीरबल का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने उसी समय वापसी का निर्णय लिया। वो जब दरबार पहुंचे तो देखा कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। कुछ नए चेहरे दरबारियों में शामिल थे, कुछ पुराने चेहरों की जगह गायब थी। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, तुम बहुत देर कर दी बीरबल। इस बीच कई फाइलें बदल दी गई हैं। कुछ गांवों के दस्तावेजों में फिर से फेरबदल हुआ है। और अजीब बात यह है कि जिन फाइलों में तुम्हारे हस्ताक्षर होने चाहिए थे, उनमें किसी और के हस्ताक्षर हैं। बीरबल चौंक गए। किसने मेरे नाम से हस्ताक्षर किए? अकबर ने कहा, यह तो हम भी नहीं जानते, मगर अब शक गहराता जा रहा है। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। उन्होंने दरबार की रिकॉर्ड पुस्तिकाएं देखी और पाया कि कई आदेश ऐसे निकले हैं जो उन्होंने कभी लिखे ही नहीं। उन पर उनका नाम और मुहर लगी हुई थी, नकली पर बहुत ही असली जैसी। बीरबल ने समझा कि यह जाल केवल गांवों में नहीं, बल्कि राजधानी तक फैला है। किसी ने उनकी पहचान का उपयोग करके षड्यंत्र को वैधता देने की कोशिश की है। एक रात जब बीरबल अपने कक्ष में बैठे दस्तावेज पढ़ रहे थे, तो बाहर किसी के कदमों की आहट आई। वो धीरे से उठे और दरवाजे के पास पहुंचे। कदमों की आवाज रुकी, फिर चली गई। बीरबल बाहर निकले, पर कोई नहीं दिखा। जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, मत खोजो, वरना सब खत्म हो जाएगा। बीरबल ने वो कागज जलाकर राख कर दिया, लेकिन उनके भीतर आग जल उठी। अब वे जान चुके थे कि कोई बहुत पास से उन्हें देख रहा है। उन्होंने अगले दिन दरबार में कुछ खास दरबारियों को बुलाया। अब्दुल रहीम, तानसेन और 2 पुराने अफसर जिन पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने कहा, अब हमें अपने ही महल में सच्चाई ढूंढनी होगी। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वो यही रहेगी। जांच शुरू हुई। कई नाम सामने आए, छोटे अधिकारी, कुछ व्यापारी और कुछ सिपाही भी। लेकिन हर व्यक्ति के पीछे कोई और नाम छिपा था। हर दस्तावेज के पीछे
कोई और मुहर थी। ऐसा लगता था मानो ये साजिश एक भूल भुलैया बन चुकी हो। बीच बीच में खबरें आती कि कोई व्यक्ति अचानक गायब हो गया या कोई दस्तावेज जल गया। बीरबल के मन में अब एक ही विचार था, कहीं ऐसा न हो कि जब तक हम सच्चाई तक पहुंचे तब तक सच्चाई मिट ही जाए। अकबर को भी बेचैनी थी, पर उन्होंने बीरबल पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम इसे सुलझा लोगे, पर सावधान रहना। अब ये लड़ाई केवल कानून की नहीं, बल्कि बुद्धि की है। एक दिन बीरबल के पास एक बुजुर्ग आया। उसने कहा कि वो पहले मीर तकी के लिए काम करता था, लेकिन अब सब छोड़ चुका है। उसने कहा, साहब, मीर तकी तो बस एक नाम था। असली खेल किसी और का है। उस आदमी की पहुंच इतनी ऊंची है कि अगर उसका नाम लूं तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। बीरबल ने कहा, अगर तुम डरोगे तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ नाम बता दो। बुजुर्ग कांपते हुए बोला, वो आदमी दरबार के ही एक विभाग में है। वो शिक्षा विभाग का प्रधान अधिकारी है, मंसूर खान। बीरबल सन्न रह गए। मंसूर खान वही व्यक्ति था जो कुछ साल पहले गांवों के स्कूलों की मरम्मत का काम देखता था, और वही पहले दिन अकबर के साथ उस रिश्वतखोर मास्टर की शिकायत की फाइल लेकर आया था। बीरबल ने याद किया। उसी ने कहा था, महाराज, गांवों की शिक्षा में भ्रष्टाचार है, हमें जांच करनी चाहिए। और वही अब सबसे बड़ा सूत्रधार निकला। अब सारा चित्र साफ होने लगा। मंसूर खान ने जानबूझकर अकबर और बीरबल का ध्यान छोटे अपराधों की ओर लगाया, ताकि बड़े खेल को छिपाया जा सके। जब बीरबल गांव गांव घूमते रहे, तब मंसूर खान दरबार में बैठकर नकली आदेश निकालता रहा। उसने बीरबल के नाम से कई फाइलें पास कराईं, ताकि बाद में उन्हीं पर दोष डाला जा सके। बीरबल ने अगले ही दिन एक योजना बनाई। उन्होंने मंसूर खान को दरबार में बुलवाया। दरबार में अकबर, बीरबल और सभी मंत्री मौजूद थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मंसूर खान, सुना है आपने गांवों के स्कूलों में बहुत काम किया है। मंसूर ने सिर झुकाया, जी हां, महाराज की सेवा मेरा धर्म है। बीरबल बोले, और ये भी सुना है कि आपकी निगरानी में कई फाइलें खो गईं। मंसूर थोड़ा असहज हुआ। वो कुछ गलती हुई होगी, बीरबल जी। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने एक बक्सा दरबार में रखा। बक्से में वही कागज, वही नकली मुहरें, वही दस्तावेज थे। ये सब आपके विभाग से मिले हैं, मंसूर खान, बीरबल ने कहा, और इन सब पर आपके हस्ताक्षर हैं। मंसूर के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दरबार की बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में हलचल हुई। जब दीपक फिर जले तो मंसूर गायब था। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, उसे हर हाल में खोजो, पर मंसूर खान का कोई पता नहीं चला। बस दरबार के बाहर एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, सच्चाई को पकड़ना आसान नहीं, बीरबल, क्योंकि जब तक सत्ता है तब तक परछाइयां रहेंगी। बीरबल ने कागज को मोड़ा और कहा, महाराज, लगता है ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हमने चेहरा देखा, लेकिन उसका साया अब भी भाग रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर वो भागा है तो कहीं न कहीं उसका निशान जरूर रहेगा, और जब तक साया है तब तक हम खोजते रहेंगे। फतेहपुर सीकरी में शांति लौट आई, पर बीरबल की आंखों में एक नया संकल्प था। उन्होंने अपने मन में ठान लिया, अब ये सिर्फ एक साजिश नहीं, ये परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि क्या सच में न्याय अंधकार से बड़ा है। रात के सन्नाटे में बीरबल महल की छत पर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। दूर किसी गांव की दिशा में हल्की लौ झिलमिला रही थी। शायद कोई स्कूल जल रहा था, या शायद कोई दीपक जल रहा था। कई दिनों से सम्राट अकबर का सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल रातों को सो नहीं पाया था। कारण था मंसूर खान का अचानक गायब हो जाना। वो कोई साधारण अधिकारी नहीं था। वो वही व्यक्ति था जिसने शिक्षा विभाग में सुधार की आड़ में धीरे धीरे भ्रष्टाचार और झूठ की जड़ें जमा दी थी।
जब उसका सच सामने आया, वो ठीक दरबार के सामने से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अकबर ने उस दिन सुबह ही कहा था, बीरबल, जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता, मुझे नींद नहीं आएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मंसूर कहीं न कहीं है, और अगर वो जीवित है तो निश्चित ही वो किसी नए नाम से काम कर रहा होगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है बीरबल, लेकिन इस बार संभल कर चलना। मंसूर जैसा आदमी एक चाल नहीं, 100 चालें चलता है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अगर कोई छाया है तो उसे उजाले में लाना ही होगा। बीरबल ने मंसूर खान के गायब होने के दिन की हर बात फिर से याद की। दरबार में दीपक बुझा था। किसी ने अचानक हवा फैलाई थी। कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने दरबार के पीछे के रास्ते पर एक छाया को भागते देखा। वहां एक पुरानी सुरंग थी जो महल से बाहर खेतों की तरफ जाती थी। बीरबल ने अगले दिन उसी सुरंग की जांच की। अंदर अंधेरा था, पर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, भारी जूते जैसे किसी राजकीय अधिकारी के। सुरंग से निकलने पर रास्ता गांव के पास के पुराने कुएं की ओर जाता था। कुएं के पास कुछ अधजले कागज मिले। शायद मंसूर अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर गया था और उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी। बीरबल ने उन अधजले कागजों को ध्यान से देखा। कुछ पन्नों पर सरकारी आदेश के अक्षर झलक रहे थे। एक नाम बार बार आया, दक्षिण प्रांत विद्यालय योजना। बीरबल समझ गए कि मंसूर वही गया होगा जहां ये योजना चल रही थी। शायद वहां उसका नया ठिकाना है। बीरबल ने यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, महाराज, मैं अकेला जाऊंगा। इस बार मेरा वेश साधारण नहीं होगा। मैं एक घूमने वाला शिक्षक बनूंगा। अकबर ने कहा, जाओ बीरबल, पर यह याद रखना, सत्य कभी भी जल्दी सामने नहीं आता, उसे धैर्य से पकड़ना पड़ता है। बीरबल ने साधारण कपड़े पहने, एक बस्ता लिया जिसमें कुछ किताबें और पांडुलिपियां थी, और निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे दक्षिण प्रांत के एक छोटे शहर में पहुंचे। नाम था सरायपुर। सरायपुर में उन्होंने देखा कि एक नया स्कूल बन रहा था। लोग खुश थे कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, पर बीरबल ने जल्द ही गौर किया कि यहां कुछ गड़बड़ है। ईंटें पुरानी थी, मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे थे, और हर काम की देखरेख करने वाला एक महमूद अली नाम का आदमी था। बीरबल को उस नाम में कुछ अजीब लगा। उन्होंने कहा, भाई, ये महमूद अली कौन है? एक मजदूर बोला, बहुत नेक आदमी है साहब, सरकार से सीधा रिश्ता है। कहते हैं पहले दरबार में कोई बड़ा अफसर था। बीरबल का दिल धक से रह गया। क्या ये वही मंसूर खान है जो अब नाम बदलकर यहां रह रहा है? बीरबल ने उस स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वहां के लोगों का विश्वास जीत लिया। कई हफ्ते बीत गए, पर महमूद अली कभी सीधे उनके सामने नहीं आया। बस कभी कभी वो दूर से निरीक्षण करता, और हर बार उसके चेहरे पर गहरी दाढ़ी और आंखों पर चश्मा रहता। एक दिन बीरबल ने देखा कि वो किसी आदमी को चुपचाप पैसे दे रहा था। वो आदमी बदले में कुछ दस्तावेज लेकर आया। बीरबल ने मौका देखकर एक बच्चे को भेजा और कहा, जरा जाकर देखो वो कागज कहाँ रखे जा रहे हैं। बच्चा वापस आया और बोला, साहब, वो सब नीचे वाले कमरे में रखे गए हैं, जहां सिर्फ महमूद अली जाते हैं। रात को बीरबल उस कमरे में गए। दीवार के भीतर बनी दरार में उन्हें वही दस्तावेज मिले। कुछ पर पुराने समय की सरकारी मुहरें थी, वही जो फतेहपुर सीकरी में पाई गई थी। बीरबल ने धीरे से कहा, तो मंसूर खान अब महमूद अली बन गया है। अगले दिन बीरबल ने जानबूझकर महमूद अली से मिलने की इच्छा जताई। संदेश भेजा, एक शिक्षक आपके काम की प्रशंसा करना चाहता है। शाम को दरवाजा खुला और महमूद अली आया। चेहरा ढका हुआ था, पर आवाज वही थी। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा,
जनाब, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत अद्भुत है। महमूद मुस्कुराया। हम सब मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले दरबार में थे। महमूद थोड़ा चौंका। दरबार? कौन सा दरबार? बीरबल ने कहा, फतेहपुर सीकरी का। अब मंसूर का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, तुम कौन हो? बीरबल ने हल्के स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने अंधेरे में धोखा दिया था। बीरबल। मंसूर पीछे हट गया, पर जल्दी संभला। तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए, पर अब तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार मेरा नाम, मेरा चेहरा और मेरे लोग सब बदल चुके हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चेहरा बदलने से सच्चाई नहीं बदलती, मंसूर। मंसूर ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके आदमी बाहर खड़े थे। अब तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। सम्राट के आदेश पर अकबर के सैनिक अंदर दाखिल हुए। अकबर खुद भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मंसूर खान, इस बार कोई अंधेरा तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मंसूर ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप सोचते हैं कि मुझे पकड़कर सब खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे कई हैं जो सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। आप हर किसी को नहीं रोक सकते। अकबर ने कहा, शायद नहीं रोक सकता, पर न्याय का दीपक हर बार जलता है। मंसूर को बंदी बना लिया गया, पर उसकी आंखों में अब भी आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि उसका जाल अभी टूटा नहीं है। फतेहपुर सीकरी में फिर से दरबार लगा। मंसूर खान को सबूतों के साथ पेश किया गया। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस मुस्कुराता रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये आदमी कुछ छिपा रहा है। शायद इसका नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ। अकबर ने कहा, तो उसे बोलने दो। मंसूर ने सिर उठाया और कहा, आप समझते हैं कि आपने जीत ली, पर जिन दस्तावेजों को मैं लेकर गया था, वो केवल कुछ गांवों के नहीं थे। उनमें साम्राज्य के सबसे गुप्त विभागों की जानकारी थी। अगर वो गलत हाथों में चली गई, तो पूरा राज्य हिल जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पूछा, किसके पास है वो कागज? मंसूर ने कहा, वो अब मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? मंसूर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वो उनके पास है जिन पर आप भरोसा करते हैं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मंसूर ने बस इतना कहा, आपके ही दरबार में कोई है जो आपका नहीं है। अकबर गुस्से से उठे, पर बीरबल ने इशारे से उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा, महाराज, अभी निर्णय मत कीजिए। इस आदमी के शब्द हमें किसी बड़ी सच्चाई तक ले जा सकते हैं। मंसूर को जेल भेज दिया गया, पर उस रात पहरेदारों ने देखा, उसकी कोठरी खाली है। दरवाजा टूटा नहीं था, लेकिन वो अंदर नहीं था। सुबह जब बीरबल जेल पहुंचे, तो दीवार पर कोयले से लिखा मिला, अब सच्चाई तुम्हारे बहुत पास है, बीरबल। पर क्या तुम उसे पहचान पाओगे? बीरबल ने दीवार को देखा और कहा, महाराज, लगता है ये कहानी अभी बहुत लंबी है। साजिश का सिरा हमारे दरबार के भीतर ही है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो चलो बीरबल, अब हमें अपने ही महल के भीतर खोज शुरू करनी होगी। महल की हवाओं में हल्का डर था। दीवारें मानो कुछ कह रही थी कि सच्चाई अब करीब है, पर जितनी करीब है उतनी ही खतरनाक भी। बीरबल की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ ये संकल्प था, जब तक परछाइयां है तब तक मैं खोजता रहूंगा। मंसूर खान, जिसे महीनों की मेहनत के बाद पकड़ा गया था, फिर से जेल से गायब हो गया था। किसी ने ताला नहीं तोड़ा, कोई सुराग नहीं छोड़ा। बस दीवार पर एक ही वाक्य लिखा मिला, अब सच्चाई तुम्हारे बहुत पास है। अकबर और बीरबल दोनों ये समझ गए थे कि अब खेल का अंत करीब है। अब सब कुछ उजागर होना तय है। बीरबल ने उस रात का हर क्षण याद किया। कैसे मंसूर खान ने दरबार में कहा था, आपके ही दरबार में कोई है जो आपका नहीं है। उसकी ये बात बीरबल के मन में गूंज रही थी।
उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपनी खोज दरबार के भीतर ही शुरू करनी होगी। अगले दिन जब दरबार लगा, अकबर ने सब दरबारियों को बुलाया। सभी अपनी अपनी जगह बैठे। तानसेन, अबुल फजल, रहीम और बाकी अधिकारी। पर बीरबल की निगाहें सब पर घूम रही थी। वो एक एक की हर हरकत, हर शब्द, हर सांस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने कहा, हमारे दरबार में कोई गद्दार छिपा है जिसने मंसूर खान को भागने में मदद की और साम्राज्य के गुप्त दस्तावेज बाहर भेजे। जो आज सच बोलेगा उसे दंड नहीं मिलेगा, पर अगर कोई छिपा तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल ने कहा, महाराज, अनुमति दे तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बोलो बीरबल। बीरबल बोले, हम हर दरबारी की परीक्षा लेंगे, लेकिन किसी सवाल से नहीं, उनके कर्म से। मैं ऐसा कार्य सौंपूंगा जिसमें सच्चाई खुद सामने आएगी। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि सम्राट ने दरबारियों को 3 दलों में बांटा है। हर दल को एक एक अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले को अनाज वितरण की व्यवस्था, दूसरे को शिक्षा विभाग की मरम्मत और तीसरे को सीमा सुरक्षा की योजना तैयार करनी थी। बीरबल ने कहा, हर दल के पास एक गुप्त मुहर होगी। जो मुहर असली होगी उसी के दस्तावेज को मान्य किया जाएगा। तीनों दल काम में लग गए, लेकिन बीरबल को पता था कि गद्दार उस मुहर की नकल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही मुहर ही साम्राज्य के आदेशों की पहचान थी। 3 दिन बीते। पहले दल ने अपनी फाइल दी, सब सही था। दूसरे दल ने भी फाइल दी, सब ठीक लगा। लेकिन तीसरे दल की फाइल में कुछ अजीब था। बीरबल ने ध्यान से देखा। मुहर बिल्कुल असली जैसी थी, पर उसमें एक मामूली फर्क था। जहां असली मुहर में अल्लाह अकबर लिखा होता था, वहां अल्लाह अकबर लिखा था एक अक्षर कम। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतना छोटा फर्क कैसे देख पाए? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, गद्दार चाहे कितना ही चालाक हो, उसकी गलती उसकी पहचान बन जाती है। फौरन तीसरे दल के प्रमुख को बुलाया गया। वो व्यक्ति था जहीरुद्दीन, जो वर्षों से दरबार में अकबर का सलाहकार रहा था। शांत स्वभाव, मीठी जुबान और हमेशा अकबर का प्रिय। अकबर ने पूछा, जहीरुद्दीन, ये मुहर तुम्हारे दल की है? वो घबराया, जी, शायद मेरे किसी लेखक ने गलती से। बीरबल ने बीच में कहा, गलती नहीं, योजना थी, क्योंकि यही व्यक्ति शिक्षा विभाग के आदेश तैयार करता था और वही विभाग मंसूर खान के अधीन था। जहीरुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। अकबर ने आदेश दिया, जहीरुद्दीन को गिरफ्तार करो। सैनिक आगे बढ़े, पर तभी जहीरुद्दीन ने कहा, रुको महाराज, मैं सब बताऊंगा, पर मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने कहा, सच बोलो, फिर न्याय तय होगा। जहीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैंने जो किया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था। दरबार में ऐसे कई लोग हैं जो समझते हैं कि अकबर का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया है और एक व्यक्ति इसे नहीं संभाल सकता। मंसूर खान और मैं दोनों ने यह ठाना था कि साम्राज्य की सत्ता को विभाजित किया जाए। हम चाहते थे कि प्रशासन अलग अलग प्रांतों में बंट जाए और हम अपने अपने हिस्से के शासक बने। अकबर ने रोष से कहा, तुमने मेरे साम्राज्य को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। जहीरुद्दीन बोला, हां, पर सिर्फ मैं अकेला नहीं था। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। वे सब डर के कारण छिप गए हैं। मंसूर खान को हमने शिक्षा विभाग का मुखिया बनाया ताकि उसी के जरिए नई पीढ़ी को अपने नियंत्रण में ले सके। बच्चों की शिक्षा बदल दो तो पूरा साम्राज्य बदल जाता है। हम वही करने वाले थे। बीरबल ने कहा, तो यही कारण था कि स्कूलों में रिश्वतखोरी और भेदभाव फैलाया गया। जहीरुद्दीन ने सिर झुकाया, हां,
ताकि लोग धीरे धीरे अपने राजा से भरोसा खो दें। हम चाहते थे कि जनता कहे, राजा दूर है और हम अकेले हैं। उसके बाद हम अपने नियम थोपते। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ साम्राज्य से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से गद्दारी की है। जहीरुद्दीन बोला, मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं, महाराज। पर सच्चाई यह है कि मंसूर अब भी जीवित है और उसने राज्य के दक्षिणी हिस्से में अपने समर्थकों को भेज दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब ये तुम्हारा काम है, बीरबल। ये आखिरी खेल है। बीरबल उसी रात अपने सिपाहियों के साथ दक्षिण की ओर निकल पड़े। कई दिन यात्रा के बाद वे उसी सरायपुर पहुंचे जहां पहले मंसूर छिपा था। अब वहां सब शांत था, पर पुराने स्कूल की दीवारों के पीछे गड्ढे थे। जब बीरबल ने खुदाई करवाई तो मिट्टी से लोहे का एक संदूक निकला। अंदर कुछ पुराने कागज और सोने की मुद्राएं थी। कागजों में लिखा था, राज्य विभाजन योजना। उस योजना में दर्ज था कि आने वाले 3 महीनों में कुछ अफसर राजधानी से दूर जाकर स्वतंत्र प्रशासन की घोषणा करने वाले थे। ये वही योजना थी जो जहीरुद्दीन और मंसूर ने बनाई थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, यह मंसूर की आखिरी चाल थी। अकबर को संदेश भेजा गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जिन प्रांतों में ये योजना सक्रिय थी, वहां नए ईमानदार अधिकारी भेजे जाएं। सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, पर मंसूर अब भी नहीं मिला था। कुछ दिन बाद खबर आई, दक्षिण के जंगलों में एक आदमी छिपा हुआ है जो कभी दरबार का अधिकारी था। बीरबल उसी रात निकले। घने जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी। अंदर वही आदमी बैठा था, मंसूर खान। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन आत्मविश्वास वही पुराना। मंसूर ने बीरबल को देखा और कहा, तो आखिर तुम जीत ही गए। बीरबल ने कहा, नहीं मंसूर, मैंने नहीं, सच्चाई ने जीता है। मंसूर ने हंसते हुए कहा, सच्चाई? सच्चाई वही होती है जो लोग मान ले। आज तुम जीते हो, कल कोई और तुम्हारे नाम पर यही करेगा। राज्य और सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता। बीरबल ने शांति से कहा, सत्ता नहीं, न्याय टिकता है। तुमने शिक्षा के मंदिर को अपवित्र किया, गरीबों को बेइज्जत किया, राजा के विश्वास को तोड़ा। तुम्हें वही मिलेगा जो गद्दार को मिलता है। मंसूर ने आंखें बंद की और कहा, शायद यही नियति थी। उसने अपनी कमर से एक पत्र निकाला। इसमें सब नाम है जो मेरे साथ थे। मेरा अंत तो निश्चित है, पर मैं नहीं चाहता कि वे भी बच जाएं। बीरबल ने पत्र लिया। अगले ही पल मंसूर ने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। जब बीरबल दरबार लौटे तो सब लोग चुपचाप खड़े थे। अकबर ने पूछा, मंसूर? बीरबल ने सिर झुकाया। उसका अंत हो चुका है, महाराज। लेकिन उसने जाते जाते सबके नाम दे दिए। पत्र में वे सभी नाम थे जो दरबार में गद्दारी कर रहे थे। कुछ अधिकारी, कुछ व्यापारी और कुछ संदेशवाहक। सभी को पकड़ लिया गया। उनकी संपत्ति जब्त हुई और शिक्षा विभाग की सारी प्रणाली को नए सिरे से बनाया गया। अब गांवों में फिर से बच्चे मुस्कुराने लगे। मास्टर रघुनाथ फिर से पढ़ाने लगा और स्कूलों में रिश्वतखोरी का नाम तक मिट गया। अकबर ने दरबार में कहा, आज से हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, समान शिक्षा मिलेगी, क्योंकि यही सच्चे राज्य की पहचान है। सबने तालियां बजाई। बीरबल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, सिर्फ एक गहरी राहत थी। शाम को अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या अब सब खत्म हो गया? बीरबल ने धीरे से कहा, हां महाराज, अब कोई परछाई नहीं बची। मंसूर चला गया। जहीरुद्दीन दंड पा चुका है और जो लोग उसके साथ थे वे अब हमारे सामने हैं। अकबर बोले, कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या लोगों को सत्ता इतनी प्रिय क्यों होती है कि वे धर्म, न्याय और वफादारी सब भूल जाते हैं? बीरबल मुस्कुराए।
क्योंकि सत्ता लोगों को वो एहसास देती है जो उन्हें खुद पर नहीं होता, काबू का एहसास। पर सच्चा राजा वो है जो खुद पर काबू रख सके, अकबर ने कहा। और सच्चा मंत्री वो जो राजा को सच दिखा सके। दोनों कुछ देर खामोश रहे। दूर से शहनाई की आवाज आ रही थी। गांव में नया स्कूल खुल रहा था, जहां आज पहली बार बच्चों ने बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई शुरू की थी। बीरबल ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब ये कहानी यही खत्म होनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए। हां, अब न्याय पूरा हुआ। कुछ महीनों बाद राज्य फिर से शांत और समृद्ध हो गया। फतेहपुर सीकरी का नाम फिर से न्याय की नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंसूर खान और जहीरुद्दीन की गद्दारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, एक सीख की तरह कि जब लालच और झूठ सत्ता में घुस जाते हैं तो उन्हें बुद्धि और सच्चाई ही मिटा सकती है। अकबर और बीरबल की जोड़ी अब पहले से भी मजबूत थी। लोग कहते थे, अगर अकबर न्याय है तो बीरबल उसका विवेक है। और इस तरह अकबर, बीरबल और गांव के स्कूल से शुरू हुई ये कहानी, जहां रिश्वत और झूठ ने शिक्षा को अपवित्र किया था, वही जाकर समाप्त हुई जहां सच्चाई ने उसे फिर से पवित्र बना दिया।